अभी 3 दिन पहले दिनांक 29/7/2023 को बोकारो जिले के झारखंड के बोकारो जिले के खेतको में ताजिया जुलूस के 11,000 लाइन से सट जाने के कारण 4 लोगों की मृत्यु और 14 लोग जख्मी हुए। 14 जुलाई 2023 को चमोली में, उत्तराखंड चमोली में वाटर सीवेज प्लांट में रेलिंग में करंट लगने के कारण, फैलने के कारण 16 लोग मारे गए। अभी 1 महीने पहले जून 2023 के अंतिम सप्ताह में धनबाद के निश्चितपुर में हमारे 8 मजदूर रेलवे का पोल गाड़ते हुए पोल के ट्रैक्शन लाइन में पर गिर जाने के कारण मारे गए। भारत के नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट पर यदि चर्चा करें तो औसतन प्रतिवर्ष 15,000 लोग विद्युत स्पर्शाघात से मारे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह संख्या प्रतिवर्ष 1,000 की है। हालांकि यह भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ सुरक्षा मानक बहुत कड़े हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपना कार्य पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करती है और वहाँ डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज 110 है और इंडस्ट्रियल सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, जबकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक 230 और इंडस्ट्रियल 415 है। इस लिहाजे यह संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन भारत में प्रतिदिन 35 से 40 लोग विद्युत स्पर्शाघात से मारे जाते हैं। मृतकों के हैसियत के अनुसार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको कुछ कवरेज देती है, थोड़ा हो हंगामा होता है और उन्हें किसी राज्य में 2 लाख, किसी लाख में 4 लाख, किसी लाख में 2.5 लाख का कंपनसेशन दे दिया जाता है और बात आई गई हो जाती है अगले एक्सीडेंट तक के लिए। यदि भारत में हुए इन दुर्घटनाओं की चर्चा करें, इस ग्राफिक से हम समझने का प्रयास करें तो 48% जो दुर्घटनाएं घट रही हैं वह 33,000 वोल्ट तक के सिस्टम में घट रही हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में 33,000, 11,000, 6.6 के भी, 3.3 के भी प्राइमरी वोल्टेज है और उसके नीचे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 48% जो दुर्घटनाएं घट रही हैं घातक, जिसमें दिन में लोगों की मौत हो रही है, वो 33,000 वोल्ट तक हैं। 50% जो दुर्घटनाएं घट रही हैं वो विद्युत उपभोक्ताओं के अपने परिसर में घट रही हैं और सिर्फ 2% दुर्घटनाएं जो हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हैं, 1,32,000 वोल्ट या उससे ऊपर के वोल्टेज में कार्य क्षेत्र में घट रही हैं। अब ये 48% 33 के भी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को अलग से यदि अध्ययन करें तो इस ग्राफिक पर यदि जाएं तो 45% दुर्घटनाएं, घातक दुर्घटनाएं 11,000 वोल्ट में घट रही हैं। गांव देहात में या शहरों में भी 11,000 वोल्ट का तार टूट के गिर गया, सुबह सुबह लोग टहलने के लिए निकलते हैं, तार में सटे और सटे रह गए। ऐसे यानी कि इसका 15,000 का 48% यानी कि लगभग 14,000 के आसपास में, 14,000, 14,500, नहीं 7,500 एक्सीडेंट 33 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में घट रहा है। उसका 45%
11 kV में घट रही हैं। 415 वोल्ट यानी कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में 26% घट रही हैं। 230 वोल्ट में 29% घट रही है। 230 वोल्ट यानी कि ये घरेलू बिजली की बात है, ये घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वहाँ की बात हो रही है। वहाँ 29% लोग प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, इस आंकड़े का 15,000 आंकड़े का। और 33,000 वोल्ट में 2% लोग मारे जा रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत ने विद्युत क्षेत्र में आशातीत सफलताएं और प्रगतियां दर्ज की हैं। 1947 में जहां स्थापित क्षमता सिर्फ 1547 मेगावाट था, वहां आज लगभग 4 लाख मेगावाट का स्थापित क्षमता है। 1947 में जहां सिर्फ 2 करोड़ लोगों तक बिजली की पहुंच थी, आज 130 करोड़ लोगों तक बिजली की पहुंच है। परंतु ये दुर्घटनाएं डराती हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अगले 10 साल में 33 लाख करोड़ के पूंजी निवेश की योजना तैयार की है। इस 33 लाख करोड़ में 2,78,000 मेगावाट सोलर जनरेशन शामिल है। अगले 10 वर्षों में देश का विद्युत परिदृश्य निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बदलने जा रहा है। घर घर सोलर होंगे, घर घर फोटोवोल्टाइक होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग होगी। और इन वृद्धियों में यदि हम अपने आज के विद्युत एक्सीडेंट के प्रति सचेतन नहीं होते हैं तो इन एक्सीडेंट्स में जो वृद्धि होगी वह भयानक होगी। हम अपने दुर्भाग्यवश हम इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट के प्रति अपने लोगों को, अपने इंजीनियर को जागरूक नहीं कर पाए हैं। दिनांक 29/7/2023 को ही NFE नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की पुणे में एक वेबिनार बुलाई गई थी, जिसके संयोजक इंजीनियर S. गोपा कुमार साहब थे और यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से स्पॉन्सर किया गया था। इस वेबिनार में अंत में निष्कर्ष ये निकला कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स जो हैं, डिस्कॉम्स के इंजीनियर्स जो हैं, वो रेगुलेशंस नहीं जानते हैं। सेफ्टी के बारे में रेगुलेशंस है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस 2023 को इसका संशोधित संस्करण 8 जून 2023 को गजट में प्रकाशित हुआ है। परंतु हमारे डिस्कॉम्स के, इसमें प्राइवेट डिस्कॉम और पब्लिक सेक्टर के डिस्कॉम दोनों शामिल हैं, हमारे डिस्कॉम के इंजीनियर लोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी नहीं जानते हैं। ऐसे इंजीनियर्स की संख्या बहुत है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है ये नहीं जानते हैं। यदि वो ये जानते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है, तो वो ये नहीं जानते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मामले में एक रेगुलेशन है। अगर वो ये जानते हैं कि रेगुलेशन है, तो उनमें अच्छी संख्या ऐसे लोगों की है कि उस रेगुलेशन में क्या है ये नहीं जानते हैं। अगर वो ये जानते हैं कि उस रेगुलेशन में क्या है, तो उसका पालन करने में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं होती है। और अगर उन्हें विशेष रुचि हुई भी तो डिस्कॉम्स का उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। इसका पहला तो ये हुआ कि लोग
जानते नहीं हैं। दूसरा कारण है हमारे डिस्कॉम्स के इंजीनियर्स और मैनेजमेंट इस एक्सीडेंट को, विद्युत सुरक्षा के मानकों को लागू करने में सक्षम नहीं है। तीसरा कारण है कि इसको वे यदि समझने में भी सक्षम हैं तो इसको एनफोर्स करने में सक्षम नहीं है। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन एक मुख्य कारण है एक्सीडेंट्स का। आप सड़क किनारे किसी भी ट्रांसफार्मर पर को देख लें और देखें कि उनका एलटी लाइन कैसा है, न्यूट्रल कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है। तीसरा कारण है हमारे इंजीनियर्स को और विद्युत कर्मियों को पीपीई किट सुरक्षा के जो हैं वो प्रदान नहीं किए जाते हैं। पीपीई किट नहीं प्रदान किए जाने के कारण लोगों में एक्सीडेंट से बचाव की संभावना निश्चित रूप से घटती है। चौथा कारण है कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो हैं उनका दायित्व बनता है सभी एचटी प्रेमिसेस को पीरियडिकली एक बार जांच करने का। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर चुका हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जब मैं काम करता था तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हमारे कंपनी में समय समय पर आकर के जांच करते थे और अपनी राय भी देते थे। परंतु जब से जितने दिनों में पब्लिक सेक्टर में मैंने काम किया, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हमारे यहाँ कभी विजिट में नहीं आया। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की सूचना इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को 24 घंटे में दी जानी होती है, परंतु इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स कभी ये जांच करने नहीं आया कि क्या कमियां थीं या ये किसकी जिम्मेवारी थी। तो इस कारण से लोगों में सुरक्षा के प्रति ना चिंता है और न जागरूकता है। आम लोग जो हैं उन्हें सुरक्षा के प्रति न सचेत हैं, या इससे भी जाहिर होता है आप जितने भी विद्युत उपकरण खरीदें, वॉशिंग मशीन खरीदें, इंडक्शन हीटर खरीदें या एक इलेक्ट्रिक आयरन ही क्यों ना खरीदें या मोबाइल सेट ही क्यों ना खरीदें, उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के प्रावधान रहते हैं, परंतु उसे कभी कोई खोलकर पढ़ने का कष्ट नहीं करता है। इस कारण से इन उपकरणों का गलत तरीके से ऑपरेशन होता है और उस गलत ऑपरेशन के कारण उपकरण नष्ट होता है, बिजली की दुर्घटनाएं घटती हैं। बाजार में सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सब स्टैंडर्ड स्विचेज, तार इत्यादि बहुतायत में उपलब्ध है। जानकारी के अभाव में लोग उसकी खरीद भी करते हैं। आपने देखा भी होगा कई प्लग में नट जो हैं उसमें कोई भी स्क्रू ड्राइवर उसमें फिट नहीं हो पाता है, कोई भी स्क्रू ड्राइवर उसको टाइट नहीं कर पाता है, लेकिन मार्केट में वो बिक रहे हैं। समस्याएं तो अनंत हैं, अनेक हैं, परंतु हमें उनके कुछ समाधान के बारे में सोचने होंगे। समाधान में सबसे पहला समाधान तो है ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी के प्रति बालपने से ही जागरूकता उत्पन्न किया जाना चाहिए। 5वीं 6ठी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, उनके पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का थोड़ा सा अंश कम से कम अवश्य होना चाहिए और परीक्षाओं में कम से कम 5 अंक के प्रश्न उनसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर अवश्य पूछे जाने चाहिए।
हमारे तमाम डिस्कॉम में लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते थे। झारखंड के पतरातू में था, लेकिन वो मृतप्राय है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और हम अपने कर्मियों को वहाँ पर सुरक्षा मानकों के संबंध में जानकारी दें और उन्हें प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। तीसरी बात, हमारे सभी इंजीनियर्स को और सभी विद्युत कर्मियों को समय समय पर सेफ्टी का रिफ्रेशर कोर्स और ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। चौथी बात जो मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि कम से कम राज्य की राजधानी में या राजधानी के अगल बगल के मुख्य स्थानों में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इंस्टीट्यूट खोलने में या तो स्वयं पहल करें या किसी निजी एजेंसी को इसके लिए प्राधिकृत करें। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर सर्टिफिकेट कोर्स, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करें और सेफ्टी का कोर्स किए हुए अभियंताओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। इस तरह से हमारे पास प्रशिक्षित, सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित और सचेतन लोग उपलब्ध होंगे। यदि हम स्कूल लेवल में ही बच्चों को इस सुरक्षा के प्रति सचेत करेंगे तो बाल मन में वह जो चेतना बैठेगी तो वो आजन्म उनके दिमाग में रहेगी। आखिर आज ये बच्चे जो हैं 5वीं 6ठी क्लास के 10 साल बाद यही व्यवस्था को संभालेंगे और यदि ये शिक्षा के प्रति प्रशिक्षित रहेंगे तो अरबों रुपए का देश का उपकरण बर्बाद होने से बचाएंगे और शायद हजारों लोगों की जिंदगियां बचाएंगे और स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। ये बच्चे हमारे भविष्य की निधि हैं। हमारे उपकरण, लाखों करोड़ों के उपकरण उतने कीमती नहीं हैं जितने हमारे ये प्रशिक्षित कामगार और ये आज के जो बच्चे हैं। इसके साथ ही इस समस्या का एक समाधान हमारे इंस्पेक्टरेट या सरकार भी कानून के प्रावधानों की चिंता नहीं करती हैं। सीए रेगुलेशन 2023 के रेगुलेशन 4, 5 और 6 में प्रावधान है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के अपॉइंटमेंट की, लेकिन देश के किसी भी डिस्कॉम में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की गई है। साथ ही प्रावधान है चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स की, जिनको प्राधिकृत किया जाएगा लो टेंशन इंस्टॉलेशंस को चेक करने की। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में मात्र पाँच चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स को प्राधिकृत किया गया है। अब ये 5 इंजीनियर ये करोड़ों घर की जांच कर लेंगे, असंभव काम है। तो इस अंशों तक यह कानून भी फेल कर चुका है। कानून का शासन नहीं प्रतीत होता है। इस समस्या का समाधान तो राजनेतागण ही निकाल सकते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं समस्या के राजनीतिक पक्ष पर नहीं बोलना चाहता हूं और आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों के बीच प्रसारित करें और इसे इतना प्रसारित करें कि सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।